एशियाई बाजारों में सुस्त शुरुआत। अमेरिकी बाजार 0.5% ऊपर, लेकिन क्रूड की चिंताओं से यूरोप लाल निशान में बंद। कच्चे तेल में गिरावट जारी, 11 साल के नए निचले स्तर पर फिसला ब्रेंट क्रूड $36 के करीब। रेल सफर हो सकता है महंगा, रेल मंत्री ने कहा 7वां वेतन आयोग लागू किया तो बढ़ाना ही होगा किराया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बैंक्रप्सी बिल लोकसभा में पेश, आज होगी चर्चा। दिवालिया कंपनियों को बंद करना होगा आसान। और एफआईपीबी ने कैडिला के 5,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव सहित 9 दूसरे प्रस्तावों को दी मंजूरी, लेकिन होलसेल का प्रस्ताव नामंजूर। और भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत के लिए बेहद सुस्ती के संकेत, सीमित दायरे में दुनिया भर के बाजारों में कारोबार, लेकिन कल की शानदार मजबूती और 7,800 के पार निकलने के बाद बड़ा सवाल है कि क्या अब हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं? यदि हां तो कहां और क्या लेवल्स अहम है आज आपके लिए? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और आज कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, कौन से शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, आप देखिए, क्रिसमस हफ्ता है और लग रहा है कि वो जो जादू है ना वो चल पड़ा है। सोमवार को आप देखिए, कमजोर संकेतों के को नजरअंदाज करके बेहतरीन रैली, 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, सेंसेक्स में 7,800 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी। लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्रिसमस तक। बिल्कुल, और मुझे आश्चर्य नहीं, क्योंकि कल सुबह इतनी कमजोरी के बावजूद हम यही कह रहे थे कि जहां गिरावट हो, जहां खुले, वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। तो साफ तौर पर भारतीय बाजारों में थोड़ा बेहतर मोमेंटम है। और हम ये बात कर ही रहे थे कि जैसे ही अमेरिका में फेड की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद भारतीय बाजारों में तेजी बनती हुई दिखेगी। हाँ, ये जरूर है, अब से साल के अंत तक आप ये सोचे कि हर रोज बढ़ेंगे, वैसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, बाजार उतार चढ़ाव के बीच डायरेक्शन ऊपर का रख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां तक आज की रणनीति का सवाल है, आपके लिए सबसे अहम लेवल अगर आज कोई है तो वो है 7,800। और आज आप इस लिहाज से देखिए कि 7,800 के ऊपर जब तक आप बने हुए हैं तब तक आप तेजी में हैं। मंदी के बारे में सोचना हो तो 7,800 के नीचे फिसल कर टिकते हुए नजर आए। 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट की बात अलग हो सकती है, आप कभी कभार गिर जाए, वापस उठ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आप 7,800 के ऊपर टिके हुए तब तक आप तेजी में, और उसके आसपास आप अपना स्टॉप लॉस बनाकर निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। तो कमजोर शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो तो तुरंत वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर पहला लक्ष्य जो मेरा बन रहा है वो 7,875 और 7,900 का बन रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर बैंक निफ्टी आ गया। कल जिस तरह की तेजी बैंक निफ्टी में हुई तो 16,900 से लेकर 17,100 वो रेंज है 200 पॉइंट की, जहां पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपना टारगेट हासिल करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है निफ्टी में तेजी का रुझान है। बैंक निफ्टी चूंकि अपने लेवल्स के टारगेट्स के बेहद नजदीक आता हुआ दिख रहा है, तो 17,100 के आसपास आए, वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन इन दोनों से हटकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दमदार तेजी का रुझान आज भी बरकरार रहेगा और ये शेयर लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए रहेंगे। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे ज्यादा मौके आपके आज फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में। चलिए, बिल्कुल, कैश मार्केट के वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको अच्छा प्रॉफिट बना कर देंगे, विकास और सिमी से कुछ ही देर में हम पूछेंगे। लेकिन अनिल, आप देखिए, FIIs 35 करोड़ रुपए की बिकवाली, चलिए शुक्र है खरीदारी, शुक्र है बिकवाली का फिगर नहीं आया है, लेकिन 62 करोड़ रुपए की ही खरीदारी करी है DIIs ने भी। लगता है HNI ज्यादा एक्टिव है इस समय मार्केट में, क्योंकि छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब खरीदारी, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ही तरह के लोगों की तरफ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। जनरली होता ही है कि आप कोई एक तरह के इन्वेस्टर्स बिकवाली करेंगे, जैसा कि FIs, तो सामने डोमेस्टिक फंड खरीदारी करेंगे। अभी ये हो रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स या जिन्हें आप बड़ा ट्रेडर मानते हैं, उन्हें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि बिकवाली अगर FIs की तरफ से नहीं आ रही, और डोमेस्टिक फंड्स तो अल्टीमेटली बेचेंगे नहीं, ये बात पक्की है। कभी कभार 200-500 करोड़ की बिकवाली कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके पास फ्लो इतने मजबूत है कि उन्हें अल्टीमेटली पैसा लगाना ही है, तो फिर वो बिकवाली क्यों करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको पता है FIs नहीं बेच रहे, डोमेस्टिक फंड्स नहीं बेच रहे, तो फिर ट्रेडर्स के लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। दूसरा, ट्रेडर्स को यह पता है कि NAV बढ़ाने के लिहाज से, क्योंकि पूरे साल भर में रिटर्न्स बहुत अच्छे बने नहीं है, तो अगले 8-10 ट्रेडिंग सेशन जब कभी भी
ये डोमेस्टिक फंड्स, ये एफआई इस बात की ओर अपनी एनएवी बढ़ाने के लिहाज से खरीदारी बढ़ाएंगे तो क्यों न पहले खरीदारी की जाए, वो ट्रेड साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन न सिर्फ एफआई के डेटा कैश मार्केट के बल्कि वायदा कारोबार के भी अच्छे दिख रहे हैं। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 53 करोड़ की खरीदारी हुई, आंकड़ा बड़ा नहीं है लेकिन बिकवाली नहीं है, ये राहत की बात है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर लगभग 400 करोड़ की एफआई ने थोड़ी बहुत बिकवाली, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है और ये एक नेगेटिव आंकड़ा है। दूसरा नेगेटिव आंकड़ा है 735 करोड़ की ऑप्शंस में खरीदारी का। खरीदारी के आंकड़े को मैं नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए जो कुछ खरीदारी हुई है वो पुट ऑप्शन में हुई है। तो एफआईज का ट्रेड वायदा कारोबार में क्या है, उन्हें निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करनी है, थोड़ी खरीदारी करनी है और सामने ऑप्शंस खरीदने हैं और वो ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदकर वो हेजिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शनली वो नेगेटिव नहीं है। अगर वैसा होता तो सीधे फ्यूचर्स बेचते थे, बजाय सीधे फ्यूचर्स बेचने के वो ऑप्शन खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एफआईएस के आंकड़ों में दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए तो ये है एफआईएस के आंकड़ों का रुझान, लेकिन एफएनओ में क्या संकेत है ये अनिल से अभी कुछ ही देर में पूछेंगे। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। बताइए, इतनी अच्छी तेजी जो कल देखने को मिली, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, ये तेजी रुकेगी यहाँ पर? क्योंकि 7,850 7,900 के आसपास का एक कंजेशन जोन है जहां पर जाकर थम सकता है बाजार, या आपको लगता है कि सेंसेक्स निफ्टी को देखना छोड़ दें, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है, वहीं पर फोकस करें ट्रेडर्स? हेमंत, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले तो बाजार का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है निफ्टी में अगर कोई गिरावट आती है तो वो एक खरीदारी करने का बेहतरीन मौका होगा। मेरी राय में जो अनसर्टेनिटीज थी, चाहे वो फेड रेट को लेके हो या जीएसटी के पास होने को लेके हो, वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। जीएसटी से भी अब कोई उम्मीदें नहीं है। कल पार्लियामेंट का सेशन भी खत्म हो चुका होगा। इसके बाद मुझे लगता है आने वाले, अगर आप कुछ दिनों के लिए देखें या 2-3 महीने का व्यू हो, तो बजट, रन अप टू द बजट बाजार में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। क्योंकि उसका एक कारण यह भी लगता है कि चूंकि ये जो सरकार है जीएसटी को पास करने में सक्षम नहीं हुई, तो मुझे लगता है जो बजट रहेगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रो मार्केट बजट होना चाहिए। तो उसको देखते हुए बाजार में तेजी करनी चाहिए उतने लंबे व्यू के लिए। बाकी इवन इन द शॉर्ट टर्म अगर कोई कारण से कोई बिकवाली आती है, कोई करेक्शन आता है, तो वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। और जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, वहां पे तो बिल्कुल ये तेजी जो शुरू हुई है बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। और आजकल एक और जो नेगेटिव हम जो पिछले कुछ महीनों में फेस कर रहे थे, फेड की अनिश्चितता को लेके जो एफआईएस की बराबर सेलिंग चल रही थी, वो भी अब बंद हो गई है। और कल परसों से थोड़े हल्के फुल्के जो बाइंग के भी फिगर्स आ रहे हैं, वो भी एक मेजर पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है यहाँ पे बाजार में खरीदारी करने का मौका है, और अगर गिरावट आती तो वो और भी अच्छी बात होगी। चलिए, तो खरीदारी का ही रुझान रखिए, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अनिल से भी यही कह रहे थे, देखिए विकास भी यही कह रहे हैं, और सिमी से भी हम पूछेंगे कुछ ही देर में उनका नजरिया क्या है, वो हमारे साथ जुड़ने ही वाली है। अनिल, लेकिन आप बताइए एफएनओ में क्या संकेत मिल रहे हैं? एफएनओ में हेमंत, जो मैंने शुरुआत में पहला सेंटेंस कहा कि आज के लिए सबसे अहम लेवल 7,800 है, वो मैंने वायदा कारोबार से उठाया। और वो इसकी वजह ये 2 आंकड़े हैं। पहला तो कि पुट में 8 लाख शेयर कल नए जुड़े हैं, और किसी भी सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा एडिशन अगर कहीं हुआ है तो वो 7,800 पर हुआ है। इसका क्या मतलब है? और इसके साथ ही एक और आंकड़ा बता दूं पहले, फिर मैं मतलब बताऊं। 7,800 की कॉल्स में 4 लाख शेयर कम हुए, तो कॉल में 4 लाख शेयर कम हुए, पुट में 8 लाख शेयर जुड़े, यानी कुल मिलाकर जो बदलाव है वो 12 लाख शेयरों का 7,800 के लेवल पर। तो ऐसे में जो ट्रेडर्स पुट बेचते हैं, तेजी करते हैं, उन्होंने पोजीशन बनाई। जिन लोगों ने कॉल्स बेची उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट कवर की। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने माना है कि 7,800 बेहद अहम सपोर्ट है, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी ये मान रहे हैं कि 7,800 के नीचे जाना मुश्किल है। और जब 12 लाख शेयरों का बदलाव एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक ही सेशन में हो, तो वो आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पर सामने आता है। और इसलिए मैंने कहा कि 7,800 बेहद अहम लेवल। तो मैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को यही कहूंगा कि जब तक 7,800 के नीचे न निकले, न गिरे, न फिसले, न टिके, थोड़ी देर के लिए आना जाना हो सकता है, लेकिन तब तक आप बाजार में तेजी के मूड में रहे। पहला आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरा आंकड़ा जो अहम है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल देखिए निफ्टी में 1.5% की, बैंक निफ्टी में 1.5% की मजबूती हुई है, लेकिन 1.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए, यानी कि बैंक निफ्टी में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ी सी पोजीशंस हल्की होती दिखी हैं तेजी करने वाले की तरफ से भी, और कुछ हद तक यहां पर जो पोजीशन मंदी की भी कटती हुई दिखी है। निफ्टी में 1 लाख शेयर कम हुए, जबकि 1% निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है, और प्रीमियम आप देखिए घटकर 28 पॉइंट से सीधे 7 पॉइंट पर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। तो पोजीशंस बड़ी बन नहीं रही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और जब बैंक निफ्टी आपको 16,900 17,100 की बेहद
अहम रेंज के पास दिख रहा है, तो उन लेवल्स के आसपास आपको थोड़ी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये संकेत है, तो इसमें संकेत साफ है, निफ्टी के लिए आपको सपोर्ट दिख रहा है 7,800 और बैंक निफ्टी के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिख रहा है 17,100 के आसपास। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बाजार पर एफएनओ से जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अनिल हम देखेंगे कि 7,900 के आसपास जाकर बाजार रुकता है या फिर उसको लांग ले जाता है, क्योंकि आप देखिए शुक्रवार को भारतीय बाजार नीचे थे, सोमवार को भारतीय बाजार ऊपर थे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वाला मामला इस समय चल रहा है। लेकिन आइए और एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस समय निफ्टी पर, वो आपको बता देते हैं। राकेश बंसल जी हाँ, ये मान रहे हैं कि खरीदारी कर चलना चाहिए, आपको 7,950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 7,735 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। वहीं बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किन्ना ने भी खरीदारी की ही राय दी, उनका लक्ष्य 7,900 7,920 के आसपास का, 7,750 पर स्टॉप लॉस दिया है उन्होंने। निशांत जैन डायरेक्टर ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि तेजी का ध्यान रखना चाहिए, 7,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, 7,780 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। लेकिन आशुतोष तरना कहने की बिकवाली करने का वक्त आ गया है और उन्हें लगता है 7,880 के पार नहीं निकलेगा निफ्टी, जो कि मेरा पहला टारगेट है लगभग उन लेवल के आसपास, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, 7,750 नीचे का लक्ष्य। जेके व्यू पॉइंट के जेके दोषी का भी मानना है कि तेजी का ही ध्यान रखिए, 7,910 तक जाने की बात वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं 7,770 के आसपास खरीदारी करिए, 7,745 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, ये है वो प्लेट जो बता रही है कि अनिल 5 में से 4 ट्रेडर्स कह रहे हैं, 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाए, केवल आशुतोष बेरिश है। बिल्कुल, तो खरीदारी की राय साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक क्या लेवल्स अहम हैं आपके लिए, वो हम बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही आज के वो टॉप 5 शेयर्स जहां पर होगा दमदार एक्शन। बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए कोलकाता से simivomik.com की सिमी भौमिक भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। स्वागत है सिमी आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी पर तेजी करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ओपनिंग कैसे हो रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग अगर बहुत ही सुस्ती के साथ होगा तो जरूर खरीदारी करेंगे, पर अगर ओपनिंग तेजी के साथ होता तो शायद मैं शुरुआत में कोई लॉन्ग पोजीशंस लेने का सलाह नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे ख्याल से 7850 से 7855 निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल रेंज है 5 पॉइंट का, वो रेंज निफ्टी को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। आज का मोमेंटम, कल का जो मोमेंटम निफ्टी में देखा गया था वो कैरी फॉरवर्ड तब भी होगा जब निफ्टी 7855 के ऊपर जाके 15 मिनट सस्टेन करेगा, क्योंकि उस रेंज के बाद निफ्टी को मुझे लगता है कि 50 डेमा को टेस्ट करने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा, जिसका लेवल है 7885 से 7890। पर 7855 से ऊपर जाने के बाद ही लॉन्ग जाने का सलाह देंगे, नहीं तो नीचे अगर आता है तो 78 का, जैसे आपने अभी अभी कहा है कि 7800 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है और निफ्टी को उस रेंज को होल्ड भी करना है। मैं मानती हूँ कि 7800 से नीचे अगर 10 पॉइंट भी नीचे जाता है तो भी उतना मतलब खराब नहीं है, क्योंकि वो पूरा रेंज ही निफ्टी के लिए सपोर्ट हो गया। 7800 से 7785 पूरा जो 15 पॉइंट का रेंज है निफ्टी के लिए सपोर्ट है, तो आगे नीचे खरीदारी करेंगे अगर मार्केट खराब खुलता है तो, नहीं तो ऊपर में अगर खुलता है या अच्छा तेजी के साथ खुलता है तो 7855 के आसपास, मतलब उस रेंज के ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन करेगा तब लॉन्ग करेंगे। परफेक्ट, तो थोड़ा सा इंतजार करके खरीदारी करेंगे, नीचे मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सुस्ती के साथ शुरुआत हो तो 7,850 के पार निकलने के बाद सिमी करेंगी खरीदारी। लेकिन बता दूं आपको, बाकी 5 एक्सपर्ट्स ने जो राय दी है निफ्टी पर, ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय है खरीदारी की तरफ ही, और ऐसे में जो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए नजर आ रहा है वो है 7,750 से लेकर 7,780। ये 30 पॉइंट की रेंज है जो बेहद अहम सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 7,900 होगा पहला लक्ष्य, और उसके बाद 7,950 तक बाजार ऊपर जा सकता है। ये 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर। चलिए, तो मेजॉरिटी यही कह रही है कि तेजी करिए, यहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस ही आपको बनानी चाहिए, लेकिन कहां बनाए लॉन्ग साइड की पोजीशंस? जी हां, वक्त हो गया टॉप 5 स्टॉक्स जानने का जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खबरों में, सुर्खियों में है।
दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई होगा रेडार पर। एसबीआई के बोर्ड ने कल बैठक में 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है और इसके लिए बॉन्ड इश्यू होगा। और एक और सरकारी कंपनी एनबीसीसी पर भी नजर रखिए। यहां पर एम्स से 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक और आज भी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। इरोस इंटरनेशनल, इसके लिए बेहतरीन खबर। पिछले वीकेंड पर रिलीज हुई बाजीराव मस्तानी ने अब तक 90 करोड़ की कमाई की है और जो ट्रेंड आ रहा है वो ये कि ये हफ्ता भी काफी दमदार जाने वाला है। तो इस पिक्चर से, इस फिल्म से काफी जबरदस्त कमाई की उम्मीद इरोस इंटरनेशनल को। इसके अलावा केडला हेल्थ केयर के लिए भी अच्छी खबर है। एफआईपीबी ने इनका जो एफडीआई का प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। 5,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे और इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अंबुजा सीमेंट के लिए खराब खबर है। जी हाँ, इसके प्रस्ताव को नामंजूर किया है। होलसिम के एफडीआई प्रस्ताव पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। फैसला अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। तो अंबुजा में एक छोटा सा दबाव देखने को मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये होगा रेडार पर, क्योंकि मूडीज जो कि जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इस कंपनी की रेटिंग तो नहीं बदली है, लेकिन रेटिंग का जो आउटलुक होता है उसे नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल किया है। तो 3 तरह के आउटलुक होते हैं, नेगेटिव, स्टेबल, उसके बाद पॉजिटिव और उसके बाद रेटिंग में बदलाव होता है। तो मामूली सेंटीमेंट के लिहाज से एक पॉजिटिव खबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। सिमी और विकास हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बने हुए, उन्हीं से जानेंगे कि इन टॉप 5 स्टॉक्स में उनको कहां पर एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी लंबी सूची है। आज जो शेयर हरकत में रहेंगे सब पर बात करेंगे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक और विकास सेठी। और अब वक्त है कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का। सिमी, आपने जो पिक्स दी उनमें से पहली है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, खरीदारी करने की राय बताइए इसके बारे में। ओह, लगता है सिमी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन विकास हमारे साथ है और विकास ने भी कुछ पिक्स दिए। और विकास की पिक्स में पहले तो मैं विकास आपसे ये पूछ लूं कि कौन से स्टॉक्स आपने रखे हैं अपने रेडार पर आज के लिए, वो बताइए। देखिए अनिल जी, कुछ कुछ स्टॉक्स तो काफी कॉमन है जिनकी ऑलरेडी चर्चा भी हो चुकी है। एनबीसीसी रहेगा रडार पे। इसका जो कारण है वो यही है कि जो एक तो कंपनी अच्छी है और जिस तरह से सरकार का हाउसिंग पे और स्मार्ट सिटीज पे फोकस है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। बट कल जो इनको बाजार बंद होने के बाद 3,000 करोड़ का जो एम्स से ऑर्डर मिला है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है स्टॉक के गैप से ही खुलना चाहिए और वो जो तेजी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो वो एक पहला स्टॉक होगा जो मेरे रडार पे होगा। ये तो एनबीसीसी ये वो स्टॉक है जिस पर आज आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। सिमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी, ये बताइए, एक शेयर अगर आपको आज के बाजार में खरीदना हो तो कौन सा हो? देखिए, मुझे कल का जो मूवमेंट था उसमें 2 स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था। एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुझे लग रहा था कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। 864 से 870 का टारगेट मेरे पास है और मुझे लगता है कि ये शायद आज या कल तक ये पहुंच जाएगा वहां तक, 870 का टारगेट। 828 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना पड़ेगा। एक टाटा स्टील जो लगातार काफी दिनों से अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कल भी अच्छा क्लोजिंग था। मुझे लगता है कि अगर नीचे थोड़ा सा मिलता है तो 254 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, जिसका टारगेट मुझे 264 से 65 का है। आज ही के लिए ये टारगेट है मेरा। ये दोनों स्टॉक मेरा रडार में है आज के लिए और हो सकता है अगर टारगेट आज अचीव नहीं होगा तो कल तक होल्ड करेंगे। ओके, विकास, आपने कुछ स्मॉल और मिड कैप शेयर भी अपनी खरीदारी की लिस्ट में चुने हैं, बताइए उनके बारे में। क्या रिकमेंडेशन है आपकी आज के लिए? देखिए, जो स्मॉल कैप आइडिया जो आज के लिए भी अच्छा लगता है और आने वाले कुछ दिनों के लिए, पहला तो है TV18 ब्रॉडकास्ट जो आप ही की कंपनी है। बट उसमें कल हमने एक बहुत अच्छी तेजी देखी है। बट मुझे लगता है जिस तरह से डिजिटाइजेशन की स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और जो सबसे बड़ी बात जो रिलायंस जियो का जो लॉन्च होने वाला है आने वाले सप्ताह में 27-28 तारीख को कुछ लॉन्च होने वाला, उसमें से जो एक
इनके जो आपके जो डिजिटल बिजनेस है, जो कंटेंट बिजनेस है, उसको एक अपसाइड या अपटिक देखने को मिल सकती है। तो उसके कारण से स्टॉक अभी सुर्खियों में है। मुझे लगता है जो कल तेजी इसमें देखी गई है वो आज भी जारी रहनी चाहिए और आने वाले दिनों के लिए स्टॉक लाइमलाइट में रहना चाहिए। और जो दूसरा स्मॉल कैप आइडिया है वो था एक थोड़ी अननोन सी कंपनी है बट आजकल काफी लाइमलाइट में है। कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम है मोरपेन लैबोरेटरीज। ये स्टॉक अपने निचले लेवल से तो काफी बढ़ चुका है, कल भी कुछ 34-34.5 का लेवल इसने टच किया है जो कि ईयरली हाई था। बट मुझे लगता है फंडामेंटल्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, एक टर्नअराउंड स्टोरी नजर आ रही है। और जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह के एक सेंटिमेंट इस स्टॉक के प्रति और जिस तरह का वॉल्यूम्स कल दिखा गया है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहां से एक अच्छी रैली और कर सकता है। और मुझे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये 40 रुपए का भाव इस स्टॉक में नजर आता है। मॉर्फिन लैब्स, TV18 ब्रॉडकास्ट, ये वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट विकास सुझा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा। CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं, जैसे कि विकास ने भी कहा, वो दरअसल TV18 का ही चैनल है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इस चैनल का स्वामित्व है। इसके अलावा HDIL, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो आपने अपनी टीम अपने लिस्ट में शामिल किया है। विकास बताइए इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, HDIL में भी कल हमने एक अच्छा रनअप देखा है और फिर खबरें भी थी कि कल इन्होंने अपने जो कुर्ला में एक लैंड है उसको 650 करोड़ में DK रियल्टर को बेचा है, जो कि एक बेहद पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। कंपनी की ऐसे ही बहुत फंड्स की प्रॉब्लम चल रही है और इस तरह की जो सेल्स कर रही है उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कल की जो रैली है वो आज भी कंटिन्यू होनी चाहिए, इसलिए इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया और आज भी मुझे लगता है ये पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, तो फिलहाल पॉजिटिव रुझान HDIL में, NBCC में ये है दो स्टॉक जो आज यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। लेकिन सिमी, बैंक निफ्टी, आपने चूंकि निफ्टी में कहा कि 7,850-55 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो ही खरीदेंगी, बैंक निफ्टी पर क्या राय रखते हैं? क्या वहां पर खरीदारी के ज्यादा साफ संकेत है कल जिस तरह से बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखा है? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी में तेजी तो है क्योंकि नीचे से काफी अच्छा रनअप इसने दिखाया है, पर इसमें प्रॉब्लम है कि जिस दिन ज्यादा बुलिश बन के मार्केट में आएंगे उस दिन ये डिसअपॉइंट करता है। वैसा अगर कुछ नहीं हो तो ठीक है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी जहां पे जिस रेंज को छोड़ के आया है 16,700 से 16,660, ये एक सपोर्ट रेंज है। अगर थोड़ा बहुत सुस्ती के साथ खुलता है तो देखना पड़ेगा कि वो रेंज ये कैसे होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करता है तो वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग करके देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे कहीं ना कहीं जाके ये बैंक निफ्टी 16,900 के आसपास रुकना चाहिए। मतलब एटलीस्ट यहाँ से 150 पॉइंट का, मतलब करंट लेवल जहां पे कल बंद हुआ था वहां से 100-150 पॉइंट का रैली और है। पर ऊपर में 17,000 का लेवल क्रॉस, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एक बैरियर भी है, वो क्रॉस करके सस्टेन करने से नया स्ट्रेंथ इसमें मिलेगा। पर यहाँ से एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का रैली देखने को मिलता है, जो आज ही के दिन के लिए पॉसिबल होगा। पर नीचे खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। 16,700 से 16,660 का जो रेंज है वो क्रूशियल सपोर्ट है। ओके, तो ये राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे उन दमदार शेयरों पर जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान सिमी भौमिक और विकास सेठी बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं अब उन स्टॉक्स की जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा खबरों के चलते, सुर्खियों के चलते। और HDIL की बात कुछ देर पहले विकास ने कही। उन्होंने कहा कि स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आज। हालांकि कल बाजार बंद होने के दौरान ये खबर आई थी और 6% का अपमूव स्टॉक में देखने को मिला था, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? सिमी बताइए, चार्ट देखकर कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट? कहां तक की रैली और बन सकती है इसमें आज? देखिए हेमंत, चार्ट में जितना स्ट्रेंथ है लग रहा है कि मिनिमम 75 तक तो इसको जाना ही चाहिए। 75 इसका लियर हाई है और उस हाई को क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम मिलेगा। 75 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 78-80 का होता है। चार्ट में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम का भी साथ है, तो मुझे लगता है कि चलना ही पड़ेगा। आज कल के बीच में ये स्टॉक हो सकता है कि 78-80 तक जाने का भी कोशिश करे। ओके, विकास, कैडिला हेल्थ केयर, कल FIPB ने इसके प्रस्ताव को दी मंजूरी। 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो कैडिला के लिए भी उसमें से एक प्रस्ताव है जो मंजूर होता हुआ दिखा है। ये बताइए, क्या स्टॉक में तेजी की संभावना बनती, खरीदना चाहिए इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद?
देखिए अनिल जी, जो न्यूज फ्लो है वो तो बेहद ही पॉजिटिव है, स्टॉक में पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए, बट बात इतनी है कि चूंकि ये न्यूज ऑलरेडी आउट हो चुकी है तो स्टॉक थोड़ा गैप से ही खुलना चाहिए। तो उसके बाद मुझे लगता है एक अगर कोई वीकनेस या कोई कारण से स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है देन इट वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। बाकी स्टॉक में आज रुझान पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ग्लोब एविएशन पर भी आपकी राय जानना चाहता हूं। विकास, एक दमदार प्रदर्शन के बाद कल हमने देखा स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली, इस खबर के चलते कि अपने कुछ विमानों की डिलीवरी ये नहीं ले पा रहे हैं, देर होगी, और कुछ कह रहे हैं कि फिर शायद इनकी ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़े। लेकिन इन सब खराब खबरों के चलते कल शेयर पिटा तो जरूर था इंटर ग्लोब एविएशन का। कुछ ब्रोकरेज हाउस अब बुलिश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं कि 1420 तक के लेवल्स उनको लगते हैं इसमें आने चाहिए। इनिशिएट किया उन्होंने अपना कवरेज, और उनका मानना है कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस शेयर पर? देखिए हेमंत, बिल्कुल कल स्टॉक में गिरावट देखी गई थी, जिसका मेन कारण यही था कि जो इनको इनके एयरक्राफ्ट मिलने में जो डिले होने वाला है उसके कारण से। एक्चुअली इस स्टॉक ने जो कंटिन्यूअसली अभी जो आउट परफॉर्मेंस जारी था वो इन्हीं खबरों पे था कि ये ऑलरेडी एक बड़ी एयरलाइंस है और जिस तरह से इनके जो नए एयरक्राफ्ट आने वाले थे वहां पे अगर डिले होता तो सर्टेनली थोड़ा एक नेगेटिव नीजक रिएक्शन देखना आना था, और वो कल दिखने को भी मिला। बट मुझे लगता है कि अगर और गिरावट आती है तो स्टॉक खरीदने के लिए बिल्कुल एक बेहतरीन मौका होगा। जिस तरह के क्रूड के दामों में गिरावट जारी है, जहां पे कोई रिस्पाइट है नहीं, फिर जो एक हॉलिडे सीजन की जो डिमांड देखी जा रही है और जिस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगता है गिरावट में खरीदारी करने का मौका होगा और वन शुड गो लॉन्ग ऑन द स्टॉक इफ द स्टॉक फॉल्स फर्दर। ओके सिमी, इंटरग्लोब या फिर स्पाइस जेट, इन दोनों में से एक खरीदना हो, आप क्या खरीदेंगे? इंटरग्लोब की तो हमने बात की, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से भी खरीदारी की रिपोर्ट आई, लेकिन स्पाइस जेट ने लगातार 7वां ऐसा महीना है जहां कल सीट फैक्टर, यानी कि जो जितने पैसेंजर्स ये कैरी करते हैं 90% से ज्यादा का सीट फैक्टर दिखाया, यानी कि काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी पे ये एयरलाइंस चल रही है। तो चार्ट्स के लिहाज से अगर एक शेयर चुनना हो दोनों में से, इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब या फिर स्पाइस जेट, आपको क्या ज्यादा पसंद है और क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे? देखिए अनिल जी, आपने जेट एयरवेज का नाम क्यों छोड़ दिया? मुझे सोच रहा था आप जेट ले लीजिए, शायद जेट पसंद आएगा। बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो जेट सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तीनों में से एक चूज करना है तो जेट पहले। सेकंड ऑप्शन मेरे पास स्पाइस जेट का होगा, क्योंकि चार्ट में ये भी बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बेहद स्ट्रेंथ है। पर स्पाइस जेट में प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत अपसाइड दिखा चुका है, इसलिए ये स्टॉक अभी फिलहाल 64 से 70 के बीच में रेंज बाउंड हो चुका है। पर मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत डिप दिखाता है और 65-64 के आसपास आता है तो दोबारा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, क्योंकि ये स्टॉक 70-75 के आसपास रुकने वाला नहीं है। ये आगे जाके 90-95 का रेंज भी पकड़ेगा, पर थोड़ा बहुत डीप में खरीदारी करना बेहतर है। और जो पहले से निवेशित है तो उन लोगों के लिए मेरा सलाह यही होगा कि इसमें निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि डीप में खरीदारी भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिगो के लिए भी मेरा राय यही होगा कि चार्ट का पैटर्न में थोड़ा सा वीकनेस है, लग रहा है कि इस वीकनेस के चलते ये स्टॉक और 100 पॉइंट भी गिर सकता है, पर उस डीप में खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना पड़ेगा। तीनों में से बेस्ट ऑप्शन जेट में है, क्योंकि जेट का ब्रेकआउट 600 के ऊपर हो चुका है और लगातार कई दिनों से स्टॉक 600 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। हाँ, पूरा एवरीडे में वॉच करती हूँ स्टॉकों पर, कभी वो स्टॉक डे हाई के आसपास बंद भी नहीं करता है, ये भी मैं देखती हूँ। मतलब ऊपर में प्रॉफिट टेकिंग भी होता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो अंडरटोन है वो उतना बुलिश नहीं है, इसलिए उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। पर किसी भी दिन जेट 650 का लेवल क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 690-710 का रेंज भी पकड़ेगा, और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये हो सकता है। मुझे जेट बेहद पसंद है, और डिस्क्लेमर ये है कि जेट और स्पाइस जेट मेरा पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। चलिए, जेट और स्पाइस जेट दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन अगर आपको आज एक नया शेयर खरीदना हो तो जेट का होगा। अच्छी रैली 690-700 तक की चार्ट्स पर आती हुई दिख रही है, ये राय सिमी की। लेकिन सन फार्मा ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज फिर से सबकी नजर होंगी। कल हमने देखा था तेज गिरावट देखने को मिली थी सन फार्मा के शेयर में। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई, रिकवरी कुछ खास हुई नहीं, 4.5% नीचे ही जाकर स्टॉक ने समाप्ति दी है 750 रुपए के आसपास। हलोल प्लांट को लेकर जिस तरह से यूएस एफडीए ने इनको वार्निंग लेटर दिया है, उसके चलते इतना दबाव स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन खबरें विकास आज ये है कि एक फार्मा कंपनी है इंटास फार्मा, इस देश की 15 टॉप फार्मा कंपनियों में गिना जाता है उसको ये कंपनी खरीद सकती है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, 15,000 करोड़ रुपए के बीच में ये डील हो सकती है।
शेयर जारी किए जाएंगे और कैश देना होगा इस डील के लिए सन फार्मा को, और करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए का कैश देना होगा अगर वो इस कंपनी को खरीदते हैं और ये डील पूरी हो जाती है तो। हमें याद है रनबैक्सी को इन्होंने खरीदा था और उसके बाद ये बड़ा एक्विजिशन माना जाएगा अगर ये एक्विजिशन हो जाता है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं अगर ये एक्विजिशन होता है, और इस समय आपकी क्या राय है सन फार्मा पर? देखिए हेमंत, ये एक्विजिशन के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट इनको देखना पड़ेगा किस वैल्यूएशन पे ये एक्विजिशन करने वाले हैं। हालांकि जिस साइज का एक्विजिशन है, बैलेंस शीट पे या कैश पे दबाव जरूर पड़ने वाला है, और जिस तरह की बुरी खबरों के दौर से गुजर रहा है, मुझे लगता है सन फार्मा में जो हलोल प्लांट को लेके जो कल वार्निंग लेटर्स को लेके भी जो गिरावट देखी गई है, बट ऑलरेडी काफी पिट चुका है स्टॉक, अपने ऊपरी लेवल से तो काफी गिरा हुआ है, और उसके बाद जो ये वार्निंग लेटर आया है, ये मोरलेस कल भी जो गिरावट हुई है उसमें मुझे लगता है प्राइस इन है। हो सकता है गिरावट थोड़ी और हो सकती है, बट दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया हो, क्योंकि फरवरी में इनका जो एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है जिसके लिए इनको हाल ही में यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला, ग्लिवेक, उसका भी एक कमर्शियल लॉन्च करने जा रही है कंपनी। और जहां तक इस एक्विजिशन का सवाल है, उस पर फर्दर डिटेल्स के बाद ही पता चलेगा वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी और नॉट, कि किस तरह के वैल्यूएशंस पे ये खरीद रहे हैं और किस तरह से उसको फंडिंग करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी राय में आज के लिए स्टॉक में अगर और गिरावट आती है तो फिर एक खरीदारी करने का मौका रहेगा, और बाकी एक जब तक ये हलोल प्लांट पे और क्लैरिटी नहीं आती तब तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। एसआर ऑयल, सिमी, इसके चार्ट्स देखकर बताएं कि क्या ट्रेड बनता है, क्योंकि कल इसके डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर टेंडर करने का आखिरी दिन था। अब पता नहीं कि ओपन ऑफर पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही कि एलआईसी ने जो आखिरी मिनटों में अपनी एप्लीकेशन डाली थी 2 करोड़ से ज्यादा शेयरों की, वो शायद प्रोसेस नहीं हो पाई। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इस बात का है नहीं। फर्ज करें कि 146 रुपए की फ्लोर प्राइस थी, उसके सामने 243 पे कल ये स्टॉक बंद हुआ है। अगर कंपनी इतने ऊपर का भाव ना एक्सेप्ट करे, और अगर भाव एक्सेप्ट करे और एलआईसी की अप्रूवल, ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस ना भी हो, तब भी हो नहीं पाएगा। तो जिन लोगों के पास शेयर है उन्हें क्या बेच देना चाहिए, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दे दे कि उसके नीचे शेयर फिसले तो निकल जाए? देखिए, मेरे ख्याल से चार्ट में इतना स्ट्रेंथ है, जिनके पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करने का ही सलाह होगा मेरा। या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे आपने सजेस्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। चार्ट में स्ट्रेंथ है अनिल जी, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये स्टॉक 280 से 320 तक का रेंज दिखा सकता है। अब इस डील के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, पर स्ट्रेंथ काफी है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड ही दिख रहा है। बहुत मतलब एकदम कन्विंसिंग चार्ट है, यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन का उम्मीद नहीं है। हो सकता है थोड़े दिन के लिए स्टॉक रेंज बाउंड हो जाएगा, पर 280 से 320 का जो मिनिमम टारगेट है वो बहुत ही जल्दी आ सकता है। 280, वेरी नाइस। विकास, आप क्या कहेंगे, फिर क्या करना चाहिए एसआर ऑयल के शेयर होल्डर्स को? देखिए, एसआर ऑयल के शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल टेंडर तो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग टेंडर करने का तो वक्त चला गया, अब कल आखिरी दिन था वो तो। अब तो जिन्होंने नहीं किया उन्हीं के लिए बात है। बोलने का मतलब ये है कि हाँ, तो ये जो प्राइस की डिस्कवरी हो रही है वो काफी ऊपर आई है। 146 के भाव में तो इनको मिलना भी नहीं था, बट मुझे लगता है ये फेल होता सा ही नजर आ रहा है। और अगर मैनेजमेंट ये प्राइस को रिवाइज करके उस लेवल पे अगर बाईबैक जो भी डीलिस्टिंग को अप्रूवल देता है तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो उस हिसाब से आपको जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनको फिर कंपलसरीली टेंडर करना पड़ गया। अगर इनको जो इनके रिक्वायर्ड शेयर्स थे वो मिल गए, और अगर आपने टेंडर भी नहीं किया तो भी अगर जब ये इनका अप्रूवल हो जाता है कि उस लेवल पे ये डीलिस्ट करवा सकते हैं, तो जिन्होंने नहीं भी किया उनके भी शेयर्स इनको मिल जाएंगे। तो वही रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर ये फेल होता है डीलिस्टिंग का इनका प्रपोजल, तो आने वाले दिनों में हम एक और ऊपर लेवल का एक ओपन ऑफर देखेंगे या बाईबैक ऑफर देखेंगे, और उसके बाद ही इसकी डीलिस्टिंग होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और मुझे लगता है ये प्राइस रिवाइज होकर ऊपरी लेवल पे ही डीलिस्टिंग होगी इसकी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस बरकरार है कि अगर डीलिस्टिंग ऑफर फेल भी हो गया तब भी एक नया ऑफर आएगा। लेकिन बता दूं हमारे दर्शकों को कि 2 ऑफर के बीच में 6 महीनों का गैप होना जरूरी है। तो अगला ऑफर जब भी आएगा कम से कम 6 महीने तो आपको रुकना पड़ेगा। 6 महीने का गैप होता है। देखिए, अगर एलआईसी की जो 2.05 करोड़ शेयर्स हैं वो अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो डीलिस्टिंग ऑफर पास हो जाएगा। अगर नहीं, वो भी तब पास होगा
जब कंपनी ये प्राइस एक्सेप्ट करे टेक्निकली। देखिए टेक्निकली कंपनी 146 रुपए के ऊपर की कोई भी प्राइस उनकी मर्जी है तो एक्सेप्ट करे, मर्जी ना है तो ना है, क्योंकि फॉर्मूला और ऑफर के मुताबिक 146 रुपए की ऑफर प्राइस है। अब ये जरूर है बेस प्राइस, हाँ, तो उसके ऊपर करना या नहीं करना ये कंपनी को तय करना है। लेकिन देखना होगा कि LIC का जो कल हमने देखा 3:30 बजे के बाद जो उन्होंने ऑर्डर डाले वो एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर वो ऑर्डर अगर प्रोसेस नहीं हुए, कस्टोडियन ने अगर नहीं स्टॉक दिया, तो फिर तो वैसे भी ओपन ऑफर सक्सेसफुल होगा ही नहीं। अगर वो हो गया तो फिर दूसरी कंडीशन ये कि प्रमोटर क्या 262, 263, 265 रुपए पर डी लिस्टिंग को एक्सेप्ट करते या नहीं। चलिए देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आज शर्तिया बाजार खुलने के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा और आपकी नजर जरूर होनी चाहिए उन सारे स्टॉक्स पर। और इरोस एक और ऐसा स्टॉक है जो आज एक्शन में रह सकता है। जी हाँ, बाजीराव मस्तानी ने 60 करोड़ रुपए जुटाए हैं ओपनिंग वीकेंड पर। और आप देखिए, हालांकि विकास प्रोड्यूसर्स, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में ये पैसा बटेगा, लेकिन सेंटीमेंट वाइज इरोस के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। ये पहले ही तेजी देखी जा चुकी है इरोस में, तो इसलिए यहां पर तेजी नहीं करनी चाहिए। ये राय है आपकी, आपको लगता है कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस अभी भी बनानी चाहिए? क्या राय रखते हैं आप इरोस पर? देखिए हेमंत, ये जो न्यूज है, जो बाजीराव मस्तानी ने जो एक अच्छा काम किया है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर स्टॉक पे देखने को मिलेगा। बट मेरी राय में जो भी एक उछाल आता है स्टॉक में, वो एक बिकवाली करने का ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह के विवादों में ये कंपनी घिरी हुई है, मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट जो खत्म होने के बाद वापस से वही सब चालू हो जाएंगे, तो स्टॉक में और वापस से गिरावट आ सकती है। तो ये जो ओवर द वीकेंड बाजीराव मस्तानी ने जो कलेक्शंस किया है, पिक्चर मूवी वाकई में अच्छी मूवी थी, मैंने भी देखी है वीकेंड को, एंड इट सडनली अ वेरी गुड मूवी। तो उसका एक जो भी कमर्शियल सक्सेस का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो स्टॉक में जरूर दिखाई देगा। बट मेरी राय में उछाल में इस स्टॉक में बिकवाली करके निकलना तो चाहिए। 60 करोड़ रुपए में आपका भी योगदान है इसका मतलब 500 रुपए का, 500 मतलब फैमिली का 1500 रुपए का। 500 रुपए की टिकट खरीद रहे हैं आज बाजीराव मस्तानी देखने के लिए। वेरी गुड। तो पीवीआर आइकॉन में 500 रुपए की टिकट है। तो आप किसके फैन हैं विकास? किसकी वजह से देखी? संजय लीला भंसाली की वजह से, रणवीर सिंह का तो मैं पूछूंगा नहीं, या दीपिका की वजह से? देखिए, संजय लीला भंसाली एक अच्छे डायरेक्टर है। जिस तरह की मूवीज उन्होंने पहले भी बनाई है, दीपिका एक फेवरेट एक्ट्रेस है, प्रियंका चोपड़ा थी। फिर जो ट्रेलर दिख रहा था, जो सेट्स बनाए थे, वो एक्चुअली काफी मार्वेलस थे और रिव्यूज भी अच्छे थे, तो उस हिसाब से देखिए। बट देन क्लियरली इट्स अ मूवी टू वॉच। सिमी, आपसे 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि आपने मूवी देखी है नहीं, और देखी तो किसकी वजह से? संजय लीला भंसाली की वजह से या रणवीर सिंह की वजह से? और दूसरा सवाल ये कि अगर खरीदना हो तो आप क्या खरीदेंगी, इरोस या फिर पीवीआर, जहां पर आज CLSC की तरफ से भी रिपोर्ट आई है? देखिए, टेक्निकली अगर देखेंगे, पहले मैं पीवीआर या इरोज के बारे में बताऊंगी कि लेने से कौन सा लेना चाहिए। इरोज में मुझे लगता है कि चार्ट में थोड़ा सा रिकवरी है और ये रिकवरी इसको और थोड़ा सा आगे ले जा सकता है। जहां पे है थोड़ा सा और एटलीस्ट 270 से 290 का रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस मूव में आना चाहिए। हो सकता है इस रिव्यू के बाद यहाँ पे और रैली आए और ये स्टॉक 290 तक भी जाए। मुझे 275 से 90 का टारगेट है इरोज का, वो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। हो सकता है वहाँ पे सेलर्स वापस आएगा और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, वो दूसरा बात है, पर 290 तक का टारगेट पॉसिबल है। पीवीआर चार्ट में लग रहा है कि 850 के आसपास मेजर सप्लाई एरिया है, 850 से 70, और क्रॉस करने में टाइम लगेगा, बहुत जल्दी
ये स्टॉक उस रेंज को पार करके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता है। मतलब ऊपर में जाने से 850 870 के आसपास जाने से इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग का ही सलाह होगा मेरा। ये रहा मैं आपका दूसरा सवाल का क्वेश्चन। और रहा सवाल का पहले मैंने अभी तक देखा नहीं बाजीराव मस्तानी, क्योंकि मुझे दिलवाले देखने थे और शाहरुख और काजोल का जोड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे बाजीराव मस्तानी देखना होता तो शायद संजय लीला बंसाली और दीपिका के लिए देखती। मुझे रणवीर सिंह में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इससे जगह अगर रणवीर कपूर होता तो मैं सोच के देखती। चलिए, आज हमें बहुत सारी प्रेफरेंसेस पता चल रही है हमारे एक्सपर्ट्स की, तो इसीलिए न सिर्फ बाजीराव मस्तानी बल्कि दिलवाले भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, और यही वजह की सीएलए जैसे दिग्गजों की राय पीवीआर पर आती हुई दिख रही है खरीदारी की। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे हेमंत ठुकराल, आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड। बताएंगे हमें वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सिमी भौमिक और विकास सेठी, लेकिन अब वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट और आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल। हेमंत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो ये बताइए कि निफ्टी क्या 7,800 नहीं तोड़ेगा, ये मानना ठीक है, और यदि हाँ तो फिर ऊपर के टारगेट्स क्या है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे हिसाब से जो आपने पहला सवाल पूछा कि निफ्टी 78 तोड़ेगा, देखिए बेस डेफिनेटली ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। अब आपने कल देखा कि 77 पे भी पुट राइटर्स जुड़ रहे हैं, 78 में भी पुट राइटर्स जुड़ रहे हैं, और कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है, तो ये सारे सिग्नल अच्छे हैं। हाँ, अगर ये बुलिश रन कंटिन्यू रहना है तो 78 के ऊपर बाजार का टिकना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है लोगों को, वी आर रिकमेंडिंग पीपल टू बाय 79 कॉल। और मेरे हिसाब से अगर बाजार 7780 का घर नहीं तोड़ता है तो इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 7950 से 8000 के बीच में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुझे अभी भी लगता है कि 8000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, शायद हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे 84 लाख कॉल राइटर्स का पूरा जमाव है। तो वो एक लेवल ऐसा है जहां पे इस समय एकदम से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट 7950 इज वेरी मच अचीवेबल। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड पे ट्रेड बिठाना चाहिए। स्टॉप लॉस आप रखें 7750 7780, और ये रैली कंटिन्यू रह सकती है ऊपर की साइड पे। तो तेजी का ये ध्यान रखिए, और 7,900 के कॉल्स खरीदने की राय हेमंत दे रहे हैं। लेकिन हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे आज आप? देखिए, मेरे हिसाब से हम जैसे 2-3 बार पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी ही बाजार को जब भी सपोर्ट देता है बाजार बढ़ने लगता है, और कल हमने खुद देखा है। टुमारो yesterday we saw first signs of short covering coming in। अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक निफ्टी तीनों में ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और अभी भी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा ओपन है। लास्ट टाइम मेरे को याद है मैंने बताया था यहाँ पे कि 22% आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट है, उसमें से कल आपका सिर्फ 3.25% ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत जगह है। अगर 261 के ऊपर वो ट्रेड करने लगता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो 270 275 तक लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है 17,150 तक जाने का, और वही है जो निफ्टी को 7950 तक लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वी ऑल्सो शुड ट्रेड पॉजिटिवली। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 16,650 का, ये मैं स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं, और ऊपर की साइड 17,050 से 17,100 तक का टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक पे खास नजर रखें, क्योंकि एनी मूव, कोई भी मूव 261 के ऊपर एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली लेके आ सकता है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा रेडार पर है यहाँ पर खरीदारी के लिहाज से, और देखना होगा कि वहां पर क्या और तेजी बनती है। लेकिन 3 बेहतरीन पिक्स हैं यहाँ पर हेमंत के पास, जहां पर वो ट्रेडिंग के मौके बता रहे हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को स्टॉक फ्यूचर्स में। वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक सवाल लेना चाहता हूं विकास से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। विकास, गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल एक बड़ा एक्शन होता दिखा है वॉल्यूम्स के लिहाज से।
27 लाख शेयरों का 330 रुपए पर प्रमोटर्स ने बिकवाली की है, लेकिन सामने कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीदारी की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक, और क्या खरीदारी या बिकवाली की कोई राय है आपकी इस पर? देखिए अनिल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज वैसे रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और जो इनका एक बिजनेस मॉडल है जहां पे ये जो एक जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए स्टॉक बिल्कुल अच्छा है। रियल एस्टेट सेक्टर जब भी परफॉर्म करता है या करेगा तो गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन। बाकी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है, आज अगर आपने मेरी कॉल्स देखी, मैंने रियल एस्टेट पे भी एक बुलिश कॉल दिया है। पूरा सेक्टर में कल हमने बहुत अच्छा एक रुझान देखा है। जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है, चाहे वो HDIL हो, IB रियल एस्टेट हो, DLF हो, सब में ही अच्छी एक तेजी दिखाई दी है। मुझे लगता है वो भी, उसका भी एक सहारा रहना चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी अ बाई। चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। पहले तो सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशन होगा, तो आपको अंदाजा लगेगा कि भारतीय बाजार कहां खुलने वाले हैं। प्री ओपनिंग सेशन के साथ साथ ही रुपए की ओपनिंग होगी, क्या मजबूती बरकरार रख पाता है। आप एशियाई बाजार देखने कोई खास रुझान है नहीं। उसके अलावा मुझे आपको 3 बेहतरीन पिक्स देनी है स्टॉक फ्यूचर्स की, जो हेमंत ठुकराल लेकर आए। इसके साथ ही कुछ और 2-3 स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुने हैं जहां पर बड़ा एक्शन आज होने वाला है। कौन से लेवल्स अहम है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, ये सब कुछ होगा 9 से 9:15 के बीच में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, पहला सौदा लेकर बने रहिए हमारे साथ।